हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो मुहिम शुरू की है जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी का जो मुख्य टॉपिक चल रहा था हमारा भारतीय कार्यपालिका से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आज अंतिम चरण में है। और आज हम कार्यपालिका के उस अंतिम भाग को पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। जैसा कि हम जानते हैं कार्यपालिका के संबंध में कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो हमने पहले वाले सभी पदों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महान्यायवादी। तो हम महान्यायवादी पढ़े उससे पहले एक और टॉपिक है जो आजकल ज्यादा सुर्खियों में रहता है और कई एग्जाम के अंदर, वर्तमान के होने वाले एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। तो हम उनके बारे में एक छोटी सी 2-3 बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरफ लगा रखी है। इन्हें बोलते हैं मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडलीय समितियां, यानी कि कैबिनेट कमिटीज। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कमिटीज हैं। इन्हें इन शॉर्ट कहते हैं सुपर कैबिनेट। क्या मतलब होता है सुपर कैबिनेट का और क्यों ये टर्म सुर्खियों में आया, क्यों इतना यूज होता है? तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने पहले बात की थी, एक बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद है जिसके अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा मंत्री शामिल होते हैं। उसके बाद कल हमने बात की कि कैबिनेट क्या है, कैबिनेट के कार्य क्या है, कैबिनेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और कैबिनेट के साथ में हमने पढ़ा था कि कैबिनेट का जो नेता यानी कि प्रधानमंत्री, उनके बारे में भी जाना था। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट है वो एक्चुअल में किस तरीके से कार्य करती है। कैबिनेट ने अपने कार्य करने के लिए संविधान से इतर, यानी कि इनका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। तो कैबिनेट ने अपने कार्य संचालन को और ज्यादा तीव्र और ज्यादा बेटर बनाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लागू किया है जिसे बोलते हैं मंत्रिमंडलीय समितियां, यानी कि कैबिनेट कमिटीज। ये 1994 से लगभग शुरू हुई थी। उस समय इनकी संख्या 13 हुआ करती थी। फिर 2013 में इनको 13 से घटाकर 10 कर दिया गया था और आज 2019 से इनकी संख्या 8 है। ये 8 कैबिनेट कमिटीज बना रखी है। इनका क्या मतलब है कि जब भी मंत्रिमंडल को किसी विषय पर चर्चा करनी होती है, किन्हीं मामलों को निपटाना होता है, तो उनके लिए इन्होंने पहले से ही कुछ कमिटीज बना रखी है। इन्हें बोलते हैं कैबिनेट कमिटीज। इन सभी कमिटीज की मोस्टली प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करते हैं, लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप इन दो को छोड़कर, एक है संसदीय मामलों को और दूसरा है आवासीय मामलों को, इन दोनों की अध्यक्षता मोस्टली होम मिनिस्टर करते हैं, नहीं तो फिर डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 6 लिखी हुई है इनकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ये एक्चुअल में कैबिनेट का ही एक भाग है। इनमें इन दोनों को छोड़कर बाकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये कमिटीज काम करती है। इनकी स्पेशल बात है कि इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इनमें अधिकांश की, जिसमें भी प्रधानमंत्री शामिल है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद ही करते हैं। और इन दो के मामलों में अधिकांश देखा गया कि होम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर इनकी अध्यक्षता करते हैं। और नेक्स्ट बात, ये कैबिनेट का भी मुख्य भाग है जो एक्चुअल में किसी भी विषय पर विचार विमर्श करते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक और है जो ये है कि इसके अंदर केवल कैबिनेट के मंत्री ही शामिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कैबिनेट से इस रूप में अलग है, क्योंकि कैबिनेट में 15-20 मंत्री है, वो कैबिनेट के सभी मंत्री है। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट के ही मंत्रियों को शामिल किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें उप मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग के दौरान किसी गैर सांसद को भी बुलाया जा सकता है, यानी किसी विशेषज्ञ की राय भी ली जा सकती है। इसमें किसी पुराने भूतपूर्व मंत्री की भी सहायता ली जा सकती है। यानी कि यह वो मीटिंग है जो एक्चुअल में विचार विमर्श करती है और सही तार्किक निर्णय लेने के लिए काम करती है। इनके बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इनकी वर्तमान संख्या 8 है। इनमें से अधिकांश की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इन दोनों में होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर अध्यक्षता कर सकते हैं। बाकी 6 की प्रधानमंत्री ही अध्यक्षता करते हैं। क्या संविधान में कहीं उल्लेख है? जी नहीं। ये शुरू कब से हुआ? 1994 से, और 2019 से इनकी संख्या घटाकर कर दी गई है 8। तो आई होप कि इसके अंदर ज्यादा कोई बड़ी डिटेल वाली जानकारियां नहीं थी, केवल छोटी छोटी कुछ जानकारियां थी। बाकी इनके नाम से समझ में आ जाएगा कौन सी समिति कौन सा काम करेगी। राजनीतिक मामलों में
राजनीति से जुड़े हुए कोई भी प्रकार के नए कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर चर्चा करती है। आर्थिक मामलों में देश में आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक उन्नति की और बढ़ रही है, अगर सरकार को अगर निर्णय लेना है कि हमें देश के अंदर पैसे को जनता में बांटना है या जनता से निचोड़ना है, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आर्थिक मामलों की कमेटी है। इसके अंदर वित्त मंत्री होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, राजस्व मंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री तो ऑब्वियस है, होने ही वाले हैं, तो ये सब होंगे। इसके अलावा किसी विशेषज्ञ की राय लेनी हो तो उनको भी साथ में जोड़ा जाएगा। ऐसे उप मंत्री जो कि वित्त मंत्रालय के प्रभागों के मंत्री हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये इस प्रकार कार्य करने वाली है और ये नियुक्ति संबंधी है कि जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो या अन्य जो सचिव पद के अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक और कमेटी बना रखी है। इस प्रकार ये सभी कमेटियां अपने अपने कार्य करती हैं। ये कमेटीज के बारे में इतनी जानकारी थी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इनमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सभी की अध्यक्षता करते हैं। या कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार इनकी संख्या 8 है, तो गलत होगा, क्योंकि ये टोटली कैसे हैं, संविधानितर हैं, यानी कि संविधान के बाहर की बातें हैं। इसका संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। ये 1994 से ही कैबिनेट ने अपने कार्यों की सहूलियत के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रधानमंत्री मंत्रालयों इन मंत्रियों की शपथ दिलाने के बाद उनके कार्यों की सुविधाजनक कार्यों को बनाने के लिए कुछ नियम बना सकते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है उसी के अनुसार कैबिनेट ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ समितियां बना रखी है। ये इतना सही टॉपिक था, लेकिन छोड़ने से ज्यादा अच्छा था कि 5 मिनट इनके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो अब हम आते हैं हमारे इस कार्यपालिका के अंतिम टॉपिक, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के वकील होते हैं, पहली बात। और दूसरी, भारत सरकार का जहां भी विधिक दायित्व निभाना होता है वहां पर ये जाते हैं, यानी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर भारत सरकार के खिलाफ में कोई मामला चलता है तब इनको जाना पड़ता है। और इनसे संबंधित भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 3 है। हमेशा हम एक ही पढ़ते हैं कि आर्टिकल 76 में ही इनके बारे में उल्लेख किया गया। जी हाँ, इनकी अधिकांश बातें आर्टिकल 76 में, लेकिन 2 और आर्टिकल है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक है 88 और एक है 105। 105 और 88वें जो संविधान अनुच्छेद हैं, इनके अंदर भी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आता है। कैसे आता है? 88 में मैंने बताया था कि ये मंत्री और महान्यायवादी को कुछ विशेष अधिकार देता है। कैसा? कि संसद में जहां भी मीटिंग चल रही है उस बैठक में सम्मिलित होना, अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करना, और केवल मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। ये आर्टिकल 88 है, इसके अंदर भी महान्यायवादी का उल्लेख आता है। और एक और है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 है सांसदों के विशेष अधिकार। ये है सांसदों के विशेष अधिकार, यानी कि संसद के सदस्यों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, जैसे कि उनको 40 दिन पहले सूचित करो, यानी कि लोकसभा या संसद को सूचित करना पड़ेगा। कोई गिरफ्तारी का मामला है तो बैठक के जस्ट बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे जो विशेष अधिकार सांसदों को दिए गए हैं, वो ये विशेष अधिकार हमारे एजी को भी मिलते हैं। इसलिए अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल केवल 76 नहीं है, ये 2 भी आप ध्यान में रखना। अब आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 है, वो कहता है कि भारत सरकार के वकील के रूप में भारत का एक महान्यायवादी होगा। किस रूप में? भारत सरकार के वकील के रूप में एक महान्यायवादी होंगे। और इनको नियुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे भारत सरकार की सिफारिश पर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। और कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, उसकी योग्यता क्या है? उस व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसकी योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं क्या होती है? वो भारत का नागरिक हो, ऑब्वियस है। दूसरी विशेषता कि वो हाईकोर्ट के अंदर 5 साल तक जज रह चुका हो। और तीसरी योग्यता, या फिर वो 10 साल तक वकालत कर चुका हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, और ऐसे ही किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। तो पहली चीज, नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। उसमें योग्यताएं क्या चाहिए? ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति को भी महान्यायवादी बना दिया जाए, जी नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद क्या
महान्यायवादी, अब योग्यता तो ये चाहिए, अब भावनाओं में मत बहना कि इन्हें हटाने के लिए वही प्रक्रिया लगेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लगती है। कौन सी प्रक्रिया वो बाद में देख लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए तो एक रिमूवल ऑफ जजेस नाम की प्रक्रिया फॉलो होती है, लेकिन महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और प्रसाद पर्यंत होने की वजह से इनको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। कब? जब इनको मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को कि महान्यायवादी को हटा दिया जाए, तो महान्यायवादी को हटा दिया जाता है। और सामान्यतः एक परंपरा है, ये संविधान में नहीं है, एक परंपरा है कि जब भी सरकार बदलती है तो महान्यायवादी भी बदल जाते हैं, क्योंकि महान्यायवादी सरकार के वकील होते हैं और इनकी नियुक्ति भी सरकार की खास सिफारिश पर की जाती है, और जैसे ही सरकार बदलती है महान्यायवादी बदल जाते हैं। यानी कि इनके बारे में कई चीजें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी चाहिए, हाईलाइटेड करनी चाहिए। पहली बात, योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के जज की चाहिए, और हटेगा कैसे? राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देंगे। इससे भी ज्यादा दयनीय कंडीशन है कि अगर सरकार हटी तो फिर महान्यायवादी भी हट जाते हैं। ये केवल हमारी परंपरा है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देते ही महान्यायवादी का भी त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। परंपरा है कि महान्यायवादी मंत्रिपरिषद के साथ ही हट जाते हैं। अब देखते हैं कि महान्यायवादी के अधिकार क्या है, कार्य क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अगर भारत सरकार की वकालत करनी होती है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से जब प्रस्तुत होना होता है तब महान्यायवादी उसके अंदर प्रस्तुत होते हैं। वैसे संविधान से इतर एक और प्रावधान है कि महान्यायवादी की सहायता करने के लिए 2-3 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। वर्तमान में एक का नाम तो तुषार मेहता जी है, और वैसे ही जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो महान्यायवादी की सहायता करने के लिए होते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो कि महान्यायवादी ज्यादातर सरकार से जब भी सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करता है किसी भी नए बिल के लिए, जब भी कोई व्यक्ति सरकार के मामलों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाता है, तो ऐसे मामलों में हर बार महान्यायवादी नहीं जाते, अधिकांशतः उनके सॉलिसिटर जनरल ही पहुंचते हैं। हम जब न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं कि सॉलिसिटर ने जवाब दिया, क्योंकि सरकार से तो सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करती है, उनके जवाब जनरली सॉलिसिटर जनरल देते हैं। उनके बारे में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख कहीं भी नहीं है। और ये होते कौन हैं? हमारे महान्यायवादी के सहायक असिस्टेंट होते हैं, और इन्हीं को ही ज्यादातर वो महान्यायवादी भेजते हैं, क्योंकि उनको खुद को बहुत सारे काम हैं, तो वो हर छोटे बड़े काम के लिए यहाँ नहीं पहुंचते हैं। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से उपस्थिति देने के लिए इनका कार्य है। और अगर राष्ट्रपति, हमने पहले भी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में सलाह लेते हैं, तो ये सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति खुद नहीं जाते, अपने अटॉर्नी जनरल को भेजते हैं कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहां सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में चर्चा कीजिए और सलाह लाइए। तो ये जो आर्टिकल 143 के तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति होती है, वो भी अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के ये कार्य हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि अगर संसद कोई कानून बनाकर कोई विधिक दायित्व देना चाहे तो अटॉर्नी जनरल वो भी करेंगे। ये हो गए इनके कार्य। कार्य के बाद बात करते हैं कि इनको विशेष अधिकार कौन कौन से मिले हैं। तो इनको वही विशेष अधिकार हैं जो कि मंत्री जी को मिले हुए हैं। मंत्री जी को मिले हुए हैं आर्टिकल 88 में कि वो किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श रख सकते हैं और अपने तर्क वितर्क भी वहां पर दे सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं दे सकते। स्वयं ही खूबियां मिलती है हमारे अटॉर्नी जनरल को कि वो भी भाग लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने तर्क रखेंगे। और उसके बाद इनको किसी भी न्यायालय के अंदर सुनवाई का भी अधिकार है। ये चाहे तो नॉर्मली व्यक्तिगत तौर पर किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अपनी वकालत दिखा सकते हैं, यानी कि हमारे मामलों को भी वो सुन सकते हैं। अगर सामने एक पार्टी सरकार नहीं है तो वो केवल कुछ उनके पद के लिए शर्तें दे रखी हैं, उन्हें देख लेते हैं। शर्त क्या है कि भारत सरकार के खिलाफ में कोई मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और ऐसे किसी भी मामला जिसके अंदर एक पार्टी भारत सरकार है उसके अंदर वो वकालत भी नहीं करेंगे और भारत सरकार के किसी भी मामले पर वो अपनी टिप्पणी पास नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किसी मामले के लिए बुलाया है और नोटिस जारी किया है तो भारत सरकार की तरफ से ये तो जाते ही हैं अटॉर्नी जनरल और वो वहां पर जाकर अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद बाहर आकर वो ये नहीं बता सकते कि सुप्रीम कोर्ट सही है या भारत सरकार गलत है।
उनको भारत सरकार के किसी भी मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये उन पर कुछ शर्तें हैं, ऊपर वाले कुछ अधिकार हैं जो आर्टिकल 88 और 105 के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल की एक विशेष बात है जो ध्यान में रखना, ये एक सरकारी पद नहीं है। सरकारी पद नहीं होने का मतलब है इनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, मंथली की इतनी सैलरी मिलेंगी। इनको जो मिलती है उसे बोलते हैं रिटेनर, या हिंदी में बोलते हैं अनुचर। अनुचर और इंग्लिश में बोलते हैं रिटेनर, यानी रिटेन करके रखने के लिए, यानी कि अटॉर्नी जनरल आपके लिए काम करे, इसके लिए आप उनको जो रोक कर रखते हो, इस रोक कर रखने की जो फीस चार्ज होती है उसे बोलते हैं रिटेनर फी। रिटेनर यानी आपने उनको रोक कर रखा है, ये जो रिटेनर फी दी जाती है उनको, न कि इनको सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें रिटेनर फी दी जाती है। और ये कितनी होती है इसे संसद ने निर्धारित कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान इनका वेतन बना दिया गया है। तो इनको कोई वेतन नहीं मिलता, इनको मिलती है रिटेनर फी। तो ये थे अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के वकील हैं। इनसे रिलेटेड प्रमुख आर्टिकल 76 हैं और इनसे रिलेटेड दो और आर्टिकल का ध्यान में रखना है, 88 और 105। और ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्योंकि अधिकांशतः हम आर्टिकल 76 को ही ध्यान में रखते हैं, इसलिए पेपर में आ सकता है कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें और पहला ही कथन हो इससे संबंधित भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख मात्र संविधान आर्टिकल 76 के अंदर ही दिया गया है, तो वो गलत होगा क्योंकि 88 और 105 में भी इनका उल्लेख है। तो इन बिंदुओं पर चर्चा की है और इनके बारे में जो छोटे छोटे पत्ते, नियुक्ति और नियुक्ति में कौन कौन सी विशेष बातें थी, ये वाली जो परंपरा थी कि मंत्रिपरिषद के साथ ही वो अपने पद से हट जाते हैं। क्यों हटते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, वो सरकारी कर्मी नहीं है, वो भारत सरकार के रिटेन किए हुए अधिकारी हैं। जैसे ही भारत सरकार हटी तो रिटेनर भी साथ में हट जाता है, इसलिए वो कॉम के साथ ही इस्तीफा दे देते हैं। ये परंपरा भी बन गई है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट के जज वाली हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, इसमें ज्यादा कोई और ज्यादा डेप्थ में जाकर पूछने लायक कुछ बनता नहीं है। वर्तमान में एजी साइड वेंकट रमणी है और सॉलिसिटर जनरल में तुषार मेहता जी है। तो ये अटॉर्नी जनरल थे। इसी के साथ हमारी कार्यपालिका वाला जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो समाप्त होता है। इसके बाद अब हम आगे जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगी हमारी विधायिका यानी कि संसद। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।